दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो घटना चक्र जीएस पॉइंटर की सीरीज देख रहे थे उसके तहत हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे बायो या जीव विज्ञान, ठीक है। और बायो या जीव विज्ञान के तहत आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वह है रोग एवं उपचार। यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए रोग एवं उपचार जीव विज्ञान बायो के तहत हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, पहला है दोस्तों हमारा विषाणु जनित रोग, ठीक है, यानी कि डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक क्या कह रहा है कि डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, विषाणु जनित रोग, रोग एवं उपचार हमारा टॉपिक है। पहला टॉपिक विषाणु जनित रोग। चलिए पहला देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखें, कह रहा है कि वायरस के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि वायरस के संदर्भ में सही कथन है, ठीक है। तो यहाँ 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या कि वायरस, यानी कि वायरस जो शब्द है दोस्तों डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट M.W. वेंजरिक ने दिया था। क्या है, पहला पॉइंट है कि वायरस शब्द डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट M.W. वेंजरिक ने दिया, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है। क्या है, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड जीनोम है वह RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि RNA आधारित वायरस में म्यूटेशन अधिक होता है। क्या है, RNA आधारित वायरस में म्यूटेशन अधिक होता है। फिर देखिए यहाँ, देखिए वायरस के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वायरस शब्द डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट M.W. वेंजरिक ने दिया, ठीक है। ध्यान रखें कि जो वायरस शब्द है डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट M.W. वेंजरिक ने दिया था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि वायरस का न्यूक्लिक एसिड दोस्तों क्या है, वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखें, वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम जो होता है वह RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है, ठीक है। तीसरा देखिए, RNA आधारित वायरस में म्यूटेशन अधिक होता है। क्या है, RNA आधारित वायरस में म्यूटेशन अधिक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है। क्या है, जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है। तो याद रखिए, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। क्या है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु दोस्तों बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है। ध्यान रखें। फिर देखें, कह रहा है कि जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है। तो याद रखिए, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है, वह है हमारा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज, ठीक है। जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। चलें अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि AS2 पद का उल्लेख किया जाता है। क्या है, कह रहा है कि AS2 पद का उल्लेख किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, विषाणु जनित रोगों के प्रसार के संदर्भ में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि AS2 पद का उल्लेख किया जाता है तो विषाणु जनित रोगों के प्रसार के संदर्भ में। फिर देखें, AS2 पद का उल्लेख किया जाता तो विषाणु जनित रोगों के प्रसार के संदर्भ में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि कोरोना वायरस से संबंधित बीमारियां हैं। क्या है, कोरोना वायरस से संबंधित बीमारियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखें, पहला है दोस्तों MERS यानी कि मर्स, ठीक है, मर्स। तो मर्स क्या है दोस्तों, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। फिर है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोविड-19, ठीक है दोस्तों। चलिए देखें, कह रहा है कि कोरोना वायरस से संबंधित बीमारियां हैं। तो याद रखिए दोस्तों, मर्स, मर्स क्या है दोस्तों, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर दोस्तों सार्स है, सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और दोस्तों फिर है हमारा कोविड-19, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित बीमारियां हैं तो मर्स याद रखिए, ये है हमारा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर है दोस्तों हमारा सार्स, यह है दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और फिर है दोस्तों हमारा कोविड-19। तो यह है हमारा दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित जो बीमारियां हैं। पहला हो जाएगा मर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दूसरा है दोस्तों हमारा सार्स, ठीक है, सार्स है जिसे हम लोग कहेंगे दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और तीसरा है दोस्तों हमारा कोविड-19, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस से संबंधित बीमारियां हैं तो याद रखिए मर्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा सार्स, फिर हो जाएगा कोविड-19। चलिए अगला देखें, कह रहा है दोस्तों वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा होती है। तो याद रखिए दोस्तों 0.5 मिलीलीटर। क्या है दोस्तों, 0.5 मिलीलीटर, ठीक है। यहां देखें, चलिए देखिए, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा होती है। तो याद रखें 0.5 मिलीलीटर, ठीक है। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा होती है। तो याद रखें 0.5 मिलीलीटर। चलें दोस्त
अगला देखें, कह रहा है कि वह देश जिसने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया दोस्तों, तो याद रखें रूस ने। ठीक है, कह रहा है कि वह देश जिसने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया, तो याद रखें दोस्तों रूस ने। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, निर्मित है दोस्तों, याद रखिए सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, निर्मित है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, फिर देखें कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, निर्मित है दोस्तों, याद रखें सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में सही कथन कौन सा है। क्या है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में सही कथन है, तो ध्यान रखें दोस्तों। कह रहा है कि जो स्पुतनिक 5 है, क्या है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। क्या कह रहा है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक यानी कि वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। ठीक है, पहला फिर से देखिए कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में सही कथन है। तो पहला दोस्तों क्या कह रहा है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक यानी कि वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। ठीक है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। क्या है, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। फिर देखें, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में सही कथन है। तो याद रखें दोस्तों, पहला जो पॉइंट दिया गया है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक यानी कि वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो कोवैक्सीन वैक्सीन है दोस्तों, वह एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहां देखें। चलिए देखिए दोस्तों ध्यान से, कह रहा है दोस्तों कि सिनोवैक, नोवावैक्स, मॉडर्ना एवं स्पुतनिक में से यह mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया। तो याद रखिए दोस्तों मॉडर्ना वैक्सीन। ठीक है, कह रहा है दोस्तों फिर देखिए कि सिनोवैक, नोवावैक्स, मॉडर्ना एवं स्पुतनिक में से यह mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों मॉडर्ना वैक्सीन। फिर देखिए सिनोवैक, नोवावैक्स, मॉडर्ना एवं स्पुतनिक में से यह mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों याद रखें वह है हमारी मॉडर्ना यानी कि मॉडर्ना वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, रोग एवं उपचार से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है दोस्तों कि स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया एवं दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है दोस्तों, तो याद रखें डेंगू। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया एवं दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है। तो याद रखें दोस्तों डेंगू। ठीक है, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया एवं दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है दोस्तों, तो याद रखें डेंगू। चले दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। कह रहा है दोस्तों डेंगू बुखार जिस मच्छर के काटने से होता है, तो याद रखें मुख्यतः एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है दोस्तों हमारा डेंगू रोग। ठीक है, कह रहा है जो डेंगू बुखार होता है दोस्तों किस मच्छर के काटने से होता है, तो याद रखें दोस्तों एडीज एजिप्टाई। ठीक है, डेंगू बुखार जिस मच्छर के काटने से होता है, तो याद रखें एडीज यानी कि मुख्यतः एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से दोस्तों डेंगू बुखार होता है। चलिए आगे देखें दोस्तों। कह रहा है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो याद रखें वायरस और मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो याद रखें दोस्तों वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। ठीक है, वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, चलिए कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो याद रखें दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है दोस्तों ये तीनों पॉइंट फिर से देखें। कह रहा है दोस्तों डेंगू बुखार जिस मच्छर के काटने से होता है, तो याद रखें दोस्तों एडीज या मुख्यतः मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो याद रखें दोस्तों वायरस और मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर द्वारा। ठीक है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो याद रखें दोस्तों वायरस और मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर द्वारा। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो याद रखिए दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, किसकी,
प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में ये सारे पॉइंट दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे जाने के 100% आसार हैं दोस्तों, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों रिपीटेड प्रश्न, ये पूर्व वर्ष के प्रश्न है और पूर्व वर्ष के प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट देखते रहिए। चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं हमारे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है अगला पॉइंट हमारा कि पीला बुखार यानी कि पीत बुखार फैलता है दोस्तों। तो पीला बुखार याद रखिए दोस्तों, यह फैलता है हमारा एडीज मच्छरों के द्वारा। ठीक है, पीला बुखार फैलता है दोस्तों हमारा किसके द्वारा, तो याद रखिए कि पीला बुखार फैलता है दोस्तों एडीज मच्छरों के द्वारा। ठीक है, पीला बुखार फैलता है एडीज मच्छरों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखें ध्यानपूर्वक। कह रहा है दोस्तों पीत ज्वर, फिर कह रहा है दोस्तों डेंगू, फिर कह रहा है चिकनगुनिया, फिर कह रहा है एवं जापानी एंसेफेलाइटिस रोगों में से टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो याद रखें दोस्तों जापानी एंसेफेलाइटिस। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों पीत ज्वर, फिर है दोस्तों डेंगू, फिर है चिकनगुनिया एवं जापानी एंसेफेलाइटिस रोगों में से टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो याद रखें दोस्तों जापानी एंसेफेलाइटिस। ठीक है, फिर देखिए पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जापानी एंसेफेलाइटिस रोगों में से टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है दोस्तों। तो याद रखिए वह है हमारा जापानी एंसेफेलाइटिस। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखें। कह रहा है कि जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के जिस हिस्से को संक्रमित करता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखें दोस्तों मस्तिष्क को। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के जिस हिस्से को संक्रमित करता है दोस्तों वह है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, फिर देखें जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के जिस हिस्से को संक्रमित करता है, तो याद रखें मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, चलें अगला देखें। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए हाइड्रोफोबिया होता है, जिसे हम लोग क्या है हाइड्रोफोबिया होता है। तो याद रखें दोस्तों विषाणु के यानी कि वायरस के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है दोस्तों, तो याद रखिए विषाणु के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मस्तिष्क। ठीक है, कह रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है दोस्तों। तो याद रखिए मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, क्या है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो याद रखिए दोस्तों मेनिंजाइटिस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है दोस्तों रोटा वायरस। ठीक है, अतिसार या क्या है डायरिया। ठीक है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसे डायरिया कहते हैं। तो जिसका कारण है दोस्तों याद रखिए रोटा वायरस। ठीक है, फिर देखिए कि भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है दोस्तों रोटा वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान पूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं दोस्तों पेंडेमिक। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम कहेंगे दोस्तों पेंडेमिक। ठीक है, ध्यान रखें कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहेंगे हम दोस्तों पेंडेमिक। ठीक है, हमारा ऊपर प्रश्न क्या था कि भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार यानी कि डायरिया से मर जाता है, जिसका कारण है दोस्तों रोटा वायरस। ठीक है, चलिए अगला देखें। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहेंगे दोस्तों हम पेंडेमिक। ठीक है, चलें। कह रहा है दोस्तों सेट जिसमें सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो याद रखें दोस्तों मम्स, रेबीज और हर्पीज। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सेट जिसमें सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो याद रखें दोस्तों मम्स है हमारा, रेबीज है, फिर है हर्पीज। ठीक है, फिर देखिए सेट जिसमें सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो याद रखें दोस्तों मम्स है हमारा, फिर है रेबीज, फिर है दोस्तों हर्पीज। ठीक है, चलें दोस्तों अगला क्या कह रहा है। कह रहा है एड्स, फिर कह रहा है दोस्तों डिप्थीरिया, फिर कह रहा है हैजा, फिर कह रहा है काली खांसी में से जिस रोग का कारक जीवाणु नहीं होता। तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा HIV एड्स। ठीक है, चलिए फिर देखिए सेट जिसमें सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो याद रखें दोस्तों मम्स हमारा, फिर हो जाएगा रेबीज, फिर हो जाएगा हर्पीज। ठीक है, फिर देखिए एड्स, फिर कह रहा है दोस्तों डिप्थीरिया, फिर कह रहा है दोस्तों हैजा, फिर कह रहा है दोस्तों काली खांसी में से जिस रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। तो याद रखें दोस्तों एड्स। ठीक है, चलिए बाकी आगे देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो याद रखें दूषित भोजन तथा जल से। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो याद रखें दूषित भोजन तथा जल से। क्या है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो याद रखें दूषित भोजन तथा जल से। चलिए दोस्तों अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों पोलियो का कारण है। तो याद रखें दोस्तों पोलियो का कारण है विषाणु। ठीक है, यानी कि वायरस। ठीक है, पोलियो का कारण है दोस्तों याद रखें विषाणु या वायरस। ठीक है, यानी कि वायरस। पोलियो का कारण है विषाणु या वायरस।
बार बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें कि पोलियो के टीके की खोज की तो याद रखें दोस्तों जोनास साल्क ने। ठीक है, क्या है, पोलियो के टीके की खोज की तो याद रखें दोस्तों जोनास साल्क ने। ठीक है, कह रहा है दोस्तों साल्क टीका जिस व्याधि से संबंधित है तो ध्यान रखें दोस्तों पोलियो। क्या है, साल्क टीका जिस व्याधि से संबंधित है तो ध्यान रखें दोस्तों पोलियो। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि खसरा, फिर कह रहा है दोस्तों रेबीज, फिर कह रहा है पोलियो, फिर कह रहा है क्षय रोग में से विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों तो याद रखें क्षय रोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि खसरा, रेबीज, पोलियो एवं क्षय रोग में से विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों तो याद रखिए क्षय रोग। फिर देखिए खसरा, रेबीज, पोलियो एवं क्षय रोग में से विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों तो याद रखिए वह है हमारा क्षय रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखें क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बीमारी जिसके लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है दोस्तों तो याद रखिए वह है हमारा पोलियो। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बीमारी जिसके लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा पोलियो। ठीक है, फिर देखिए बीमारी जिसके लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है वह है दोस्तों हमारा पोलियो। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है तो याद रखें दोस्तों राइनो वायरस। क्या है, कह रहा है पैथोजिन जो सामान्य बुखार के लिए या सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है तो याद रखें दोस्तों राइनो वायरस। ठीक है, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है तो याद रखें दोस्तों राइनो वायरस। ठीक है, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है दोस्तों तो याद रखें हमारा राइनो वायरस। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों, आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि विषाणु संक्रमित कर सकते हैं दोस्तों तो जीवाणुओं को, कवकों को एवं पादपों को। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जो वायरस है हमारे वह संक्रमित कर सकते हैं तो याद रखिए दोस्तों बैक्टीरिया को, फंगाई को एवं पादपों को यानी कि प्लांट्स को। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि विषाणु संक्रमित कर सकते हैं तो याद रखिए दोस्तों जीवाणुओं को भी, कवकों को भी एवं पादपों को भी। ठीक है, फिर देखिए विषाणु संक्रमित कर सकते हैं तो जीवाणुओं को भी, कवकों को भी एवं पादपों को भी दोस्तों विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणुओं को, कवकों को एवं पादपों को। चलिए देखिए, कह रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है तो याद रखिए दोस्तों वायरस के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है दोस्तों तो याद रखिए वायरस के द्वारा। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, यानी कि लीवर में होने वाला रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है दोस्तों तो याद रखिए एक DNA वायरस। ठीक है, कह रहा है कि एक DNA वायरस कारक है दोस्तों यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, कह रहा है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है तो याद रखें एक DNA वायरस। ठीक है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है दोस्तों तो याद रखिए एक DNA वायरस। ठीक है, चलिए आगे देखें, कह रहा है दोस्तों कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है तो याद रखें दोस्तों यकृत या लीवर। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है तो याद रखें दोस्तों DNA वायरस। ठीक है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है तो DNA वायरस। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है तो याद रखें दोस्तों यकृत या लीवर। ठीक है, कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है तो याद रखिए दोस्तों यकृत या लीवर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि दोस्तों डिप्थीरिया, फिर कह रहा है दोस्तों मलेरिया, फिर कह रहा है हैजा, फिर कह रहा है हेपेटाइटिस में से वह रोग जो एक वायरस द्वारा होता है दोस्तों तो याद रखें हेपेटाइटिस। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा एवं हेपेटाइटिस में से वह रोग जो एक वायरस द्वारा होता है तो याद रखिए दोस्तों हेपेटाइटिस। ठीक है, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा एवं हेपेटाइटिस में से वह रोग जो एक वायरस द्वारा होता है तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा हेपेटाइटिस। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों, कह रहा है सही कथन नहीं है। ठीक है, कह रहा है सही कथन नहीं है, तो जो सही कथन नहीं है दोस्तों वह है कि यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता। क्या है, कह रहा है कि सही कथन नहीं है, तो याद रखें दोस्तों कि यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। यकृत शोथ क्या है दोस्तों, यहाँ यकृत शोथ का मतलब है दोस्तों हेपेटाइटिस। ठीक है, कह रहा है सही कथन नहीं है, तो याद रखिए यकृत शोथ मतलब हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है। यह कथन हमारा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे के हम पॉइंटों को देखेंगे क्या दिया गया है, चलिए देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों प्लेग चूहा। ठीक है, कह रहा है प्लेग चूहा, फिर कह रहा है दोस्तों रेबीज कुत्ता, फिर कह रहा है दोस्तों टेप वर्म सुअर एवं पोलियो बंदर में से गलत जोड़ी है तो याद रखिए दोस्तों पोलियो बंदर से नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पोलियो बंदर से नहीं होता है दोस्तों। ठीक है,
पोलियो क्या है, पोलियो एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों, ठीक है। प्लेग हमारा होता है दोस्तों, याद रखिए, चूहा से, ठीक है। रेबीज होता है दोस्तों कुत्ता से, जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। रेबीज हमारा होता है दोस्तों कुत्ता से, और टेप वर्म होते हैं हमारे दोस्तों सुअर से, ठीक है। सुअर में पाए जाते हैं दोस्तों हमारे टेप वर्म। एवं पोलियो बंदर से संबंधित ना होकर दोस्तों पोलियो वायरस से होने वाला एक रोग है, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत जोड़ी है, तो याद रखिए दोस्तों पोलियो बंदर सुमेलित नहीं है। जबकि प्लेग चूहा से दोस्तों, ठीक है, प्लेग चूहा से, ठीक है, रेबीज कुत्ता से और टेप वर्म सुअर से सही सुमेल होगा दोस्तों। जबकि पोलियो बंदर से सही सुमेल नहीं है, पोलियो एक वायरस से होने वाला रोग है। चलिए दोस्तों अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है दोस्तों हमारा डिप्थीरिया, फिर है दोस्तों छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, फिर है दोस्तों चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, ठीक है दोस्तों, क्या है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों डिप्थीरिया, फिर है दोस्तों छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, क्या है, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, फिर है दोस्तों चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से जिन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, तो याद रखिए केवल चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, ठीक है दोस्तों, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, डिप्थीरिया, ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, फिर है दोस्तों चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। फिर देखिए सबसे पहले है दोस्तों डिप्थीरिया, फिर है दोस्तों छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, फिर है दोस्तों चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। कह रहा है दोस्तों उपर्युक्त में से जिन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, तो याद रखिए केवल चेचक यानी कि दोस्तों स्मॉल पॉक्स, ठीक है, यानी चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का दोस्तों भारत से उन्मूलन हो चुका है। जबकि डिप्थीरिया और छोटी माता चिकन पॉक्स का उन्मूलन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या है। कह रहा है दोस्तों एड्स का संचरण होता है, ठीक है, कह रहा है एड्स का संचरण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों एड्स का संचरण होता है, तो याद रखिए पहला लैंगिक संभोग से, ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों लैंगिक संभोग से, ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों रक्ताधान से, ठीक है, यानी कि ब्लड रक्ताधान से, ठीक है, रक्ताधान से, ठीक है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है कि मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, क्या है, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से। फिर कह रहा है दोस्तों अपरा यानी कि प्लेसेंटा के संपर्क से, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए कह रहा है कि जो एड्स हमारा रोग है दोस्तों, इसका संचरण होता है, तो याद रखिए लैंगिक संभोग से, फिर कह रहा है दोस्तों रक्ताधान से, फिर कह रहा है दोस्तों मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, फिर कह रहा है दोस्तों अपरा या प्लेसेंटा के संपर्क से। तो याद रखिए दोस्तों जो एड्स का संचरण होता है वह होता है दोस्तों हमारा लैंगिक संभोग से, क्या है, लैंगिक संभोग से। फिर है दोस्तों रक्ताधान से, ठीक है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। फिर है दोस्तों मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, यह हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर दिया गया है दोस्तों अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से, तो यह भी हमारा सही है, यानी कि एड्स का संचरण है दोस्तों पहला लैंगिक संभोग से, बिल्कुल सही है। रक्ताधान से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बिल्कुल सही है। फिर है दोस्तों अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से, यह भी सही है। जबकि मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से एड्स नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, 2 एवं 4, यानी कि लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से हमारा एड्स का संचरण होता है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, क्या है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए मच्छर के काटने से, क्या है, कह रहा है HIV एड्स रोग नहीं फैलता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए मच्छर के काटने से हमारा HIV एड्स रोग नहीं फैलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक आगे देखिए, आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहा है दोस्तों एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए, क्या है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए दोस्तों, ठीक है। पहला है दोस्तों सूजे हुए लसिका पर्व, क्या है दोस्तों, पहला सूजे हुए लसिका पर्व, ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों रात्रि में पसीना आना, क्या है दोस्तों, रात्रि में पसीना आना। तीसरा कह रहा है दोस्तों स्मृति का लोप होना, ठीक है। और चौथा कह रहा है दोस्तों वजन का घटना, ठीक है। कह रहा है इनमें से एड्स के लक्षण है, तो याद रखिए दोस्तों एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए, सूजे हुए लसिका पर्व, यह भी दोस्तों एड्स के लक्षण है। फिर है रात्रि में पसीना आना, यह भी दोस्तों एड्स के लक्षण है। स्मृति का लोप होना, यह भी दोस्तों एड्स के लक्षण है। और वजन का घटना, यह भी हमारा एड्स का लक्षण है। तो इनमें पूछ रहा है कि कौन सी एड्स के लक्षण है, तो याद रखें दोस्तों 1, 2, 3, 4 तीनों हमारे एड्स के लक्षण है, यानी कि सूजे हुए लसिका पर्व दोस्तों रात्रि
रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप होना और वजन का घटना, तीनों दोस्तों यह चारों हमारे जो हैं वह हमारे HIV एड्स के लक्षण हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों। कथन कह रहा है कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि एड्स में हमारी यानी कि एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में दोस्तों विशिष्ट रक्षा प्रणाली हमारी प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कथन कि एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या दिया गया है देखेंगे। कह रहा है कि ए सही है और आर ए की सही विवेचना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए देखेंगे फिर से कि कथन कह रहा है दोस्तों कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। फिर कथन कह रहा है कि एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों कारण कथन की सही व्याख्या करता है और एक कथन एवं कारण बिल्कुल सही है। यहाँ देखें ए सही है और आर ए की सही विवेचना है। चलिए दोस्तों कह रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, कह रहा है HIV द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों, तो याद रखिए एड्स। ठीक है, क्या है HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों वह है हमारा एड्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों एड्स का एक कारण है। ठीक है, तो एड्स का एक कारण है दोस्तों वायरस या विषाणु। ठीक है, एड्स का एक कारण है वायरस या विषाणु। ठीक है, कह रहा है दोस्तों एड्स विषाणु में होता है, तो याद रखिए दोस्तों RNA प्लस प्रोटीन। क्या है दोस्तों, एड्स विषाणु में होता है दोस्तों, तो याद रखिए RNA प्लस प्रोटीन। क्या है, एड्स विषाणु में होता है, तो याद रखिए RNA प्लस प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो याद रखिए दोस्तों रेट्रो विषाणु का। ठीक है, फिर देखिए दोनों प्रश्न, यहाँ दोनों पॉइंट देखिए कि एड्स विषाणु में होता है, तो याद रखिए दोस्तों RNA प्लस प्रोटीन। क्या है, एड्स विषाणु में होता है, तो याद रखिए RNA प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। ठीक है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो याद रखिए रेट्रो विषाणु का। क्या दोस्तों, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है दोस्तों, तो याद रखिए रेट्रो विषाणु का। फिर से देखें, एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु का। क्या है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु का। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर से देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है जो एडिनो वायरसों में, ठीक है, कह रहा है एडिनो वायरसों में एकल तंतु DNA सजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु DNA सजीन होते हैं। ठीक है, कह रहा है एडिनो वायरसों में एकल तंतु DNA सजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु DNA सजीन जीनोम होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया। फिर देखिए, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स हमारा रेट्रोवायरस के कारण होता है। क्या है, कह रहा है कभी कभी सामान्य जुकाम जो हमारा होता है वह एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स यानी कि एड्स HIV रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एडिनो वायरसों में एकल तंतु DNA सजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु DNA सजीन जीनोम होते हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर है कि कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। क्या है, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स हमारा रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो उपर्युक्त में से सही कथन है, तो वह दोस्तों हमारा केवल 2 सही है। फिर से देखिए कि कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स हमारा रेट्रोवायरस के कारण होता है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से वे जो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती हैं, तो याद रखिए दोस्तों यकृत शोथ बी यानी कि हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूसरा हमारा सही है, दूसरा हमारा सही है, और दोस्तों जो तीसरा दिया गया है यह हमारा सही है। फिर से देखिए, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित बीमारियों में से जो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती हैं या हो सकते हैं, तो याद रखिए चिकनगुनिया हमारा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यह गलत दिया गया है, यह हमारा नहीं होगा। फिर होगा दोस्तों यकृत शोथ भी, यह हमारा सही है, यह टैटू गुदवाने से हो सकता है। और HIV एड्स भी दोस्तों हमारा टैटू गुदवाने से हो सकता है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे केवल 2 और 3। यकृत शोथ क्या है, हेपेटाइटिस बी, और HIV एड्स हमारा टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों अगला क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों HIV-1A, फिर कह रहा है दोस्तों HIV-1B, फिर कह रहा है दोस्तों HIV-1C, फिर कह रहा है दोस्तों HIV
HIV-1D में से जो प्रभेद भारत में प्रभावी है, तो याद रखिए दोस्तों HIV-1C। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों HIV-1A, फिर कह रहा है HIV-1B, फिर कह रहा है HIV-1C, फिर कह रहा है HIV-1D में से जो प्रभेद भारत में प्रभावी है, तो याद रखिए दोस्तों HIV-1C। ठीक है, फिर देखिए HIV-1A, HIV-1B, HIV-1C, HIV-1D में से जो प्रभेद भारत में प्रभावी है, तो याद रखिए दोस्तों HIV-1C जो प्रभेद है वह है हमारा भारत में प्रभावी। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट दोस्तों बहुत ही यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ, देखेंगे क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए। चलिए देखेंगे दोस्तों आगे के पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। यदि थोड़ी बहुत बैक में साउंड आ रही है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए यहाँ देखें दोस्तों क्या है, चलिए देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों एड्स। ठीक है, एड्स रोग नाम का संक्षिप्त रूप है। क्या है, एड्स रोग नाम का संक्षिप्त रूप है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एड्स रोग नाम का संक्षिप्त रूप है, तो याद रखें दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि एड्स वायरस HTLV 3 की खोज की थी, तो याद रखें दोस्तों रॉबर्ट गैलो ने। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एड्स वायरस HTLV 3 की खोज की थी, तो याद रखें दोस्तों रॉबर्ट गेलो ने। क्या है, एड्स वायरस HTLV 3 की खोज की थी, तो याद रखें दोस्तों रॉबर्ट गेलो ने। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो याद रखिए दोस्तों जीडोविडीन यानी कि एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, एजिडोथाइमिडीन। चलिए फिर देखिए, कह रहा है दोस्तों एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो याद रखिए दोस्तों जीडोवुडीन। क्या है दोस्तों कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है दोस्तों, तो याद रखिए जीडोवुडीन। ठीक है, क्या है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है तो जीडोवुडीन, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं वह है दोस्तों हमारा एजिडोथाइमिडीन। क्या है, एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखें कि एलिसा परीक्षण किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए एड्स पहचानने के लिए। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एलिसा जो परीक्षण किया जाता है दोस्तों वह किया जाता है दोस्तों एड्स की पहचान के लिए। ठीक है, कह रहा है एलिसा परीक्षण किया जाता है तो एड्स पहचानने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलें आगे देखें दोस्तों, कह रहा है जो जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण होता है दोस्तों, तो वह है हमारा, याद रखें, विषाणु। कह रहा है जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है, तो याद रखिए दोस्तों विषाणु। ठीक है, जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है तो वह है दोस्तों विषाणु। ठीक है, यहाँ एक बार इस पॉइंट को और देखें कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, तो याद रखें दोस्तों जीडोवुडीन यानी कि एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एलिसा परीक्षण किया जाता है तो एड्स पहचानने के लिए, और जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है दोस्तों तो वह है हमारा विषाणु। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना उन्मूलन में सहायक है, तो जापानी एंसेफेलाइटिस के। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना उन्मूलन में सहायक है, तो याद रखिए जापानी एंसेफेलाइटिस के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था, तो याद रखिए दोस्तों केरल में। ठीक है, कह रहा है मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था, तो याद रखिए दोस्तों केरल राज्य में। ठीक है, निपाह बीमारी किससे होती है, तो याद रखिए वायरस से। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है, फिर देखिए यहाँ कह रहा है दोस्तों कि हमारा कुष्ठ, फिर कह रहा है दोस्तों टिटेनस, फिर कह रहा है दोस्तों मिजल्स जिसको हम लोग खसरा भी कहते हैं, एवं में से जिस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता उसको याद रखिए दोस्तों वह है हमारा मीजल्स यानी कि खसरा। कह रहा है दोस्तों कुष्ठ, टिटेनस, मीजल्स में से जिस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है दोस्तों वह है हमारा मीजल्स यानी कि खसरा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक रखिए, ध्यान रखिए। कह रहा है कि कुष्ठ, टिटेनस, मीजल्स एवं कह रहा है कुष्ठ, टिटेनस, मीजल्स यानी कि खसरा में से जिस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है वह है दोस्तों हमारा मीजल्स, खसरा। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए आगे देखेंगे, चलिए दोस्तों कह रहा है दोस्तों खसरा की बीमारी होती है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि खसरा की बीमारी होती है दोस्तों, तो याद रखिए वायरस से। ठीक है, कह रहा है दोस्तों खसरा की बीमारी होती है तो याद रखिए दोस्तों वायरस से। ठीक है, चलिए दोस्तों
कथन कह रहा है दोस्तों कि चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है। कह रहा है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स दोस्तों, ठीक है, कह रहा है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, कारण कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ आंसर देखें क्या दिया गया है। कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन पर आधारित है, ठीक है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो दोस्तों है वह हमारी कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। कारण मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन पर आधारित है। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखेंगे अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें। कह रहा है विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ दोस्तों, तो याद रखें 1980 में। क्या है दोस्तों, कह रहा है विश्व से चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन घोषित हुआ, तो याद रखें दोस्तों 1980 में, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों रानीखेत बीमारी है, ठीक है, ध्यान रखिए कि रानीखेत बीमारी संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिए मुर्गियों से। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों मुर्गियों से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है। कह रहा है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से संक्रमणीय है। क्या है, कह रहा है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से संक्रमणीय है दोस्तों, तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा फुट एवं माउथ रोग, ठीक है, फुट एवं माउथ रोग। फिर है दोस्तों हमारा एंथ्रेक्स, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों हमारा ब्लैक वाटर। फिर है दोस्तों हमारा काउ पॉक्स, ठीक है। तो यह चारों बीमारियां दोस्तों हमारी जो दुधारू पशुओं में हैं वह हैं संक्रमणीय बीमारियां, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से संक्रमणीय हैं, तो याद रखिए दोस्तों फुट एवं माउथ रोग भी संक्रमणीय है, एंथ्रेक्स भी हमारा संक्रमणीय है, ब्लैक वाटर भी हमारा संक्रमणीय है और काउ पॉक्स भी हमारा संक्रमणीय है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखें तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 एवं 4, ठीक है दोस्तों। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखें, ठीक है। चलिए फिर देखें दोस्तों, कह रहा है कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों, तो याद रखिए वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण, ठीक है। कह रहा है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों, तो याद रखिए विषाणु के कारण, ठीक है दोस्तों। क्या है कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, तो याद रखिए दोस्तों विषाणु के कारण, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि फुट और माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों मवेशी, ठीक है, मवेशियों के बीच। फिर है दोस्तों हमारा भेड़ों के बीच। फिर है दोस्तों सुअर के बीच। फिर है दोस्तों बकरियों में, यह में, ठीक है, यानी कि मवेशी में भी, भेड़ में भी, सुअर में भी, बकरियों में भी फुट और माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए फुट और माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है, तो याद रखिए मवेशी में भी, भेड़ में भी, सुअर में भी, बकरियों में भी। फिर देखिए फुट और माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है तो मवेशी में भी, भेड़ में भी, सुअर में भी, बकरियों में भी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के उन्मूलन के लिए चिन्हित किया गया है। क्या है दोस्तों, याद रखिए कि जो हमारा वर्ष 2011 है इसको पशुओं में होने वाली किस बीमारी के उन्मूलन के लिए चिन्हित किया गया है दोस्तों, तो याद रखिए रिंडर पेस्ट के लिए। क्या है दोस्तों, फिर देखिए कि वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के उन्मूलन के लिए चिन्हित किया गया है दोस्तों, तो याद रखिए रिंडर पेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए बर्ड फ्लू का कारक है दोस्तों, ठीक है, बर्ड फ्लू का कारक है, तो याद रखिए दोस्तों H5N1 वायरस, ठीक है। बर्ड फ्लू का कारण है H5N1 वायरस, ठीक है। बर्ड फ्लू का कारक है दोस्तों H5N1 वायरस, ठीक है। बर्ड फ्लू का कारक है H5N1 वायरस, ठीक है दोस्तों। याद रखिए विश्वमारी H5N1 फ्लुएंजा को कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिए बर्ड फ्लू, ठीक है। क्या कह रहा है कि विश्वमारी H5N1 फ्लुएंजा को कहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू का कारक क्या है, तो याद रखिए H5N1 वायरस, ठीक है। बर्ड फ्लू का कारक है दोस्तों, तो याद रखिए H5N1 वायरस हमारा बर्ड फ्लू का कारक है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दोस्तों विश्वमारी H5N1 फ्लुएंजा को कहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों बर्ड फ्लू, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में जिस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों स्वाइन फ्लू, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में जिस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है तो स्वाइन फ्लू। याद रखिए दोस्तों जो H5N1 है वह है हमारा बर्ड फ्लू और H1N1 है दोस्तों स्वाइन फ्लू, ठीक है। H5N1 है दोस्तों बर्ड फ्लू, H1N1 है स्वाइन फ्लू। H5N1 है दोस्तों बर्ड फ्लू, H1N1 है दोस्तों स्वाइन फ्लू। H5N1 है दोस्तों बर्ड फ्लू, H1N1 है दोस्तों स्वाइन फ्लू, ठीक है।
चलिए दोस्तों अगला देखिए, सही सुमेलित है दोस्तों, क्या है, सही सुमेलित है। तो याद रखिए दोस्तों, इबोला वायरस से होता है हमारा इबोला रोग, ठीक है, क्या है, इबोला वायरस से होगा दोस्तों हमारा इबोला रोग। फिर याद रखिएगा कि H5N1 को हम लोग बोलेंगे बर्ड फ्लू, अरे H1N1 को बोलेंगे दोस्तों स्वाइन फ्लू, H5N1 को बर्ड फ्लू, H1N1 को स्वाइन फ्लू, ठीक है दोस्तों। चलिए इबोला वायरस से होगा दोस्तों हमारा इबोला रोग। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है जीव सांख्यिकीय पहचान, तो उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन से। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जीव सांख्यिकीय पहचान, ठीक है, तो यह दोस्तों हमारा सुमेल हो जाएगा उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन से। जीव सांख्यिकीय पहचान उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन से, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों क्लोनिंग, क्या कह रहा है, क्लोनिंग, तो याद रखिए आनुवांशिक प्रतिकृति, ठीक है। क्लोनिंग से क्या होगा दोस्तों, आनुवांशिक प्रतिकृति, ठीक है। क्लोनिंग से क्या क्या होगा दोस्तों, वह है हमारा आनुवांशिक प्रतिकृति हो जाएगा दोस्तों हमारा क्लोनिंग से। फिर कह रहा है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हो जाएगा दोस्तों पैतृक या अपराधी की पहचान, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हो जाएगा दोस्तों पैतृक या अपराधी की पहचान। फिर देखिए जीव सांख्यिकीय पहचान होगा दोस्तों उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन से। फिर दोस्तों कह रहा है कि क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग, तो क्लोनिंग हो जाएगा दोस्तों हमारा आनुवांशिक प्रतिकृति से, ठीक है। क्या है, क्लोनिंग, क्लोनिंग हो जाएगा दोस्तों हमारा आनुवांशिक प्रतिकृति से, ठीक है। क्लोनिंग हो जाएगा आनुवांशिक प्रतिकृति से दोस्तों, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो यह हो जाएगा पैतृक या अपराधी की पहचान, ठीक है। क्लोनिंग से हो जाएगा दोस्तों आनुवांशिक प्रतिकृति, क्या है, क्लोनिंग हो जाएगा आनुवांशिक प्रतिकृति से, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा पैतृक या अपराधी की पहचान, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा पैतृक या अपराधी की पहचान। चलिए दोस्तों देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है इबोला है एक, तो याद रखिए प्राण घातक विषाणु है, ठीक है दोस्तों, डेंजरस वायरस है, ठीक है। क्या है, इबोला है दोस्तों एक प्राण घातक विषाणु, ठीक है। इबोला है दोस्तों एक प्राण घातक विषाणु है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों एक नदी के नाम से। क्या है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों एक नदी के नाम से, ठीक है। इबोला वायरस का नाम लिया गया है दोस्तों, तो याद रखिए एक नदी के नाम से। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस, ठीक है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों हमारा पहला, ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है, ठीक है। कह रहा है कि जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हमारे उपर्युक्त कथनों में सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। फिर देखिए कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए कि जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। क्या है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, तो याद रखिए 1 और 2 दोनों पॉइंट सही है, ठीक है। रोग और उपचार के तहत सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वह है दोस्तों हमारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग यानी कि जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, डिजीज कास्ड बाय बैक्टीरिया। चलिए दूसरा हमारा टॉपिक है डिजीज कास्ड बाय बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित रोग। चलिए अगला देखें। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से सही है। क्या है, निम्नलिखित कथनों में से सही है। कह रहा है दोस्तों मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है। क्या है, कह रहा है दोस्तों मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है। कह रहा है दोस्तों हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। क्या है, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। फिर कह रहा है दोस्तों एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। क्या है, एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो याद रखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा गलत है जबकि पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि मानव शरीर में जो उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है कि हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, तो यह बिल्कुल हमारा सही पॉइंट है। और एथलीट फुट रोग दिया गया है विषाणु के द्वारा होता है, यह हमारा गलत पॉइंट है, ठीक है। तो सही पॉइंट दोनों याद रखिए कि मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है और हैजा रोग दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे हमारा 1 और 2 पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
कह रहा है दोस्तों क्या है कि भोजन विषाक्तता का कारण होता है, क्या है दोस्तों, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है तो याद रखिए सैल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि भोजन विषाक्तता का कारण है दोस्तों, तो याद रखिए सैल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है दोस्तों सैल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है तो याद रखिए दोस्तों सैल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बैसिलाई, भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों बाटुलिज्म है, क्या है दोस्तों, बाटुलिज्म है तो याद रखिए भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ठीक है, बाटुलिज्म है दोस्तों तो याद रखिए भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। क्या है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन हमारा बाटुलिज्म है। ठीक है, फिर देखिए भोजन विषाक्तता का कारण होता है दोस्तों, तो याद रखिए सैल्मोनेला बैसिलाई। क्या है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है तो याद रखिए सैल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि बाटुलिज्म है दोस्तों, तो याद रखें भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन हमारा बाटुलिज्म है। क्या है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन हमारा बाटुलिज्म है। ठीक है दोस्तों, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन हमारा बाटुलिज्म है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों कि बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखें, कह रहा है दोस्तों भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म जिस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, याद रखिए दोस्तों क्लास्ट्रीडियम के। ठीक है, क्या है, क्लास्ट्रीडियम के। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म जिस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए क्लास्ट्रीडियम के। ठीक है, क्या है, क्लास्ट्रीडियम के। चलिए फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म जिस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए दोस्तों क्लास्ट्रीडियम के। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम के दोस्तों भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म जिस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए क्लास्ट्रीडियम के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। क्या है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो याद रखिए दोस्तों छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का एवं निमोनिया का। क्या है दोस्तों, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है तो छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का एवं निमोनिया का। फिर देखिए बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है दोस्तों, तो याद रखिए छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का एवं निमोनिया का। ठीक है दोस्तों, फिर इन दोनों पॉइंटों को देखिए कि भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म जिस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए दोस्तों क्लास्ट्रीडियम के। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम के। फिर देखिए अगला कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है दोस्तों, तो याद रखिए छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का एवं निमोनिया का। ठीक है दोस्तों, याद रखिए बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है दोस्तों कि डीपीटी का टीका सुरक्षा हेतु दिया जाता है। क्या है, डीपीटी का टीका सुरक्षा हेतु दिया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए वह है हमारा डिप्थीरिया के लिए। ठीक है, फिर है दोस्तों काली खांसी। ठीक है, फिर है दोस्तों टिटेनस से। ठीक है, यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस हेतु दोस्तों हमारा डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है, तो डीपीटी का टीका सुरक्षा हेतु दिया जाता है, तो याद रखिए डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस से। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस से डीपीटी का टीका सुरक्षा हेतु दिया जाता है, तो याद रखिए डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटेनस से। ठीक है, डीपीटी का टीका सुरक्षा हेतु दिया जाता है, तो याद रखिए डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकुर खांसी एवं टिटेनस से। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटेनस से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, तो याद रखिए दोस्तों रोहिणी से, कुकुर खांसी से और टिटेनस से। ठीक है, रोहिणी से, कुकुर खांसी से और टिटेनस से। ठीक है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है, तो याद रखिए बचाव के लिए रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटेनस से। ठीक है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, तो रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटेनस से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या है, कह रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जिन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो याद रखिए कुकुर खांसी, टिटेनस एवं डिप्थीरिया से। ठीक है दोस्तों, क्या है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जिन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो याद रखिए कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया से। ठीक है, कह रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जिन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो याद रखिए कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निमोनिया एक संक्रमण है, तो याद रखिए दोस्तों फेफड़ों का। क्या है, निमोनिया एक संक्रमण है, तो याद रखिए दोस्तों फेफड़ों का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, क्या है दोस्तों, के उपयोग का महत्व है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का महत्व है। तो पहला पॉइंट है कि ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही दोस्तों
तानिकासोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी हैं, पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए कि भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट है कि ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकासोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी हैं। क्या है ये वैक्सीन? न्यूमोनिया और साथ ही तानिकासोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। क्या है? उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों सल्फा ड्रग्स यानी कि जो सल्फा दवाइयाँ होती हैं वह कारक हैं, वह कारगर हैं दोस्तों, यानी कि जो सल्फा ड्रग्स हैं वह कारगर हैं दोस्तों। तो याद रखिए जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के लिए। ठीक है, फिर देखिए जो सल्फा दवाइयां यानी कि सल्फा ड्रग्स हैं वह कारगर हैं दोस्तों, तो जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के लिए। ठीक है, सल्फा दवाइयां कारगर हैं दोस्तों, तो याद रखिए जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के लिए। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ कह रहा है सल्फा ड्रग्स हैं। क्या है? सल्फा ड्रग्स हैं, तो याद रखिए दोस्तों प्रतिजीवाणुक औषधि हैं। क्या है? सल्फा ड्रग्स हैं दोस्तों, तो याद रखिए प्रतिजीवाणुक औषधि हैं दोस्तों हमारे सल्फा ड्रग्स। ठीक है, सल्फा ड्रग हैं दोस्तों, तो याद रखिए प्रतिजीवाणुक ड्रग हैं। क्या है? सल्फा ड्रग हैं दोस्तों, तो याद रखिए प्रतिजीवाणुक औषधि। ठीक है, सल्फा ड्रग हैं दोस्तों, प्रतिजीवाणुक औषधि हैं हमारे सल्फा ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों पेनिसिलिन, फिर कह रहा दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर कह रहा दोस्तों सीबाजोल, फिर कह रहा दोस्तों एस्पिरिन में से एक सल्फा औषधि है, तो याद रखिए दोस्तों सीबाजोल। ठीक है, क्या है दोस्तों? फिर देखिए कह रहा है कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीबाजोल एवं एस्पिरिन में से एक सल्फा औषधि है, तो याद रखिए दोस्तों सीबाजोल। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीबाजोल एवं एस्पिरिन में से एक सल्फा औषधि है, तो याद रखिए दोस्तों सीबाजोल। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल एवं सल्फाडाइजीन में से एंटीबायोटिक है, तो याद रखिए दोस्तों पेनिसिलिन एवं सल्फाडाइजीन। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा दोस्तों कि पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल एवं सल्फाडाइजीन में से एंटीबायोटिक है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा पेनिसिलिन एवं सल्फाडाइजीन। ठीक है दोस्तों, दोनों प्रश्नों को फिर देखिए, कह रहा है दोस्तों कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीबाजोल एवं एस्पिरिन में से एक सल्फा औषधि है, तो याद रखिए दोस्तों सीबाजोल। क्या है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीबाजोल एवं एस्पिरिन में से एक सल्फा औषधि है, तो याद रखिए दोस्तों सीबाजोल। ठीक है, फिर देखिए पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल एवं सल्फाडाइजीन में से एंटीबायोटिक है, तो याद रखिए दोस्तों पेनिसिलिन एवं सल्फाडाइजीन। ठीक है, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल एवं सल्फाडाइजीन में से एंटीबायोटिक है, तो याद रखिए दोस्तों पेनिसिलिन एवं सल्फाडाइजीन। क्या है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल एवं सल्फाडाइजीन में से एंटीबायोटिक है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन हमारे एंटीबायोटिक हैं। पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन हमारे एंटीबायोटिक हैं, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन हमारे एंटीबायोटिक हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियां, फिर कह रहा दोस्तों प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियां आइसोनियाजिड, फिर कह रहा दोस्तों एमिनो सैलिसिलिक एसिड, फिर कह रहा दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, और फिर कह रहा दोस्तों रिफेम्पिसिन। ठीक कह रहा रिफेम्पिसिन में से यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं, तो याद रखिए एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों यानी कि आइसोनियाजिड। ठीक है, आइसोनियाजिड, फिर कह रहा दोस्तों एमिनो सैलिसिलिक एसिड, फिर कह रहा दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर कह रहा दोस्तों रिफेम्पिसिन में से यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं दोस्तों, तो याद रखिए एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों यानी कि आइसिनोनियाजिड। ठीक है, आइसिनोनियाजिड, फिर कह रहा है दोस्तों एमिनो सैलिसिलिक एसिड, फिर कह रहा है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं रिफेम्पिसिन में से यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है दोस्तों, तो याद रखिए एमिनो सैलिसिलिक एसिड। क्या है? एमिनो सैलिसिलिक एसिड दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों यानी कि आइसोनियोजिड, ठीक है, एमिनो सैलिसिलिक एसिड, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर रिफेम्पिसिन में से यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है दोस्तों, यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं, तो याद रखिए दोस्तों एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या है।
ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखें, यहाँ कह रहा है दोस्तों, भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण क्या है, भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध होने के कारण, ठीक है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण पहला पॉइंट कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों में दोस्तों क्या है, आनुवांशिक पूर्ववृत्ति यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, ठीक है, कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। दूसरा कह रहा है रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। और फिर कह रहा है कि पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। फिर कह रहा है दोस्तों, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना, ठीक है। तो इसमें सही पॉइंट कौन कौन सा है दोस्तों, तो कारण है कि भारत में अधिक सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने का कारण है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट हमारा सही है और तीसरा पॉइंट सही है, यानी कि भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है। दूसरा, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना, यह हमारा पॉइंट सही है। फिर है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, यह पॉइंट हमारा सही है। आंसर देखें, केवल 2 और 3 सही है, जबकि चौथा और पहला पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। चौथा और पहला पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों, ठीक है। फिर से देखिए कि भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है, तो याद रखिए रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना और पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, यह दोनों पॉइंट हमारे सही हैं, जबकि एक और चौथा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे केवल 2 और 3, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों की प्राण लेने वाला रोग है दोस्तों, तो याद रखिए यक्ष्मा या टीबी, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों की प्राण लेने वाला रोग है, तो वह है दोस्तों हमारा यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो याद रखें दोस्तों 6 रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो याद रखें 6 रोग, ठीक है। कह रहा है दोस्तों तपेदिक, फिर कह रहा है दोस्तों इन्फ्लुएंजा, फिर कह रहा है दोस्तों पोलियो, फिर कह रहा है मलेरिया में से वह रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए दोस्तों तपेदिक, ठीक है। तपेदिक, ठीक है। तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एवं मलेरिया में से वह रोग जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, तो याद रखिए दोस्तों तपेदिक, ठीक है, याद रखिए तपेदिक। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, कह रहा है कि तपेदिक रोग का कारण है एक, क्या है दोस्तों, तपेदिक रोग का कारण है एक, तो याद रखें दोस्तों जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, ठीक है। तपेदिक रोग का कारण क्या है दोस्तों, तो याद रखें जीवाणु। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहे हैं, आगे के प्रश्न हमारे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे, चलिए देखें दोस्तों यहाँ ध्यान से, कह रहा है दोस्तों स्वप्रतिरक्षित रोग, ठीक है, स्वप्रतिरक्षित रोग, तो संधिवात संधिशोथ, ठीक है दोस्तों, स्वप्रतिरक्षित रोग है दोस्तों, याद रखें संधिवात संधिशोथ, ठीक है दोस्तों। फिर अगला कह रहा है दोस्तों कि हमारा जीवाणु जनित रोग, तो याद रखें जीवाणु जनित रोग है दोस्तों हमारा 6 रोग। फिर कह रहा है दोस्तों पामा रोग, तो पामा रोग दोस्तों हो जाएगा सुमेलित हमारा चिंचिड़ी से, ठीक है दोस्तों, पामा रोग हमारा सुमेलित हो जाएगा चिंचिड़ी से। फिर दोस्तों कह रहा है कि मानसिक रोग, तो याद रखें दोस्तों मनोविदलता हमारा मानसिक रोग से सुमेल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहा सही सुमेलित है, तो यह हो जाएगा दोस्तों स्वप्रतिरक्षित रोग हो जाएगा दोस्तों हमारा संधिवात संधिशोथ। क्या है दोस्तों, स्वप्रतिरक्षित रोग, स्वप्रतिरक्षित जो रोग है दोस्तों वह सुमेल हो जाएगा हमारा संधिवात संधिशोथ से। क्या है, स्वप्रतिरक्षित रोग सुमेल हो जाएगा संधिवात संधिशोथ से। फिर दोस्तों हमारा जीवाणु जनित रोग या सुमेल हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 रोग से। क्या है, जीवाणु जनित रोग हो जाएगा हमारा सुमेल 6 रोग से, ठीक है। पामा रोग हो जाएगा दोस्तों हमारा चिंचड़ी से। क्या है, पामा रोग हो जाएगा दोस्तों चिंचड़ी से, और मानसिक रोग हो जाएगा मनोविदलता से। फिर देखिए स्वप्रतिरक्षित रोग हो जाएगा दोस्तों संधिवात संधिशोथ। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा जीवाणु जनित रोग, तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 रोग से। पामा रोग हो जाएगा दोस्तों हमारा चिंचड़ी से। फिर मानसिक रोग हो जाएगा दोस्तों हमारा मनोविदलता से, ठीक है। फिर देखिए स्वप्रतिरक्षित रोग हो जाएगा दोस्तों संधिवात संधिशोथ से। स्वप्रतिरक्षित रोग हो जाएगा हमारा संधिवात संधिशोथ। जीवाणु जनित रोग हो जाएगा दोस्तों 6 रोग। फिर हो दोस्तों हमारा दिया गया है पामा रोग हो जाएगा
जाएगा दोस्तों हमारा चिंचड़ी से, और मानसिक रोग हो जाएगा दोस्तों हमारा मनोविदलता से। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो याद रखिए दोस्तों मेटाक्स का परीक्षण। क्या है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों यहाँ की क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो याद रखिए दोस्तों मेटाक्स का परीक्षण। ठीक है, कह रहा है कि क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो याद रखिए दोस्तों मेटाक्स का परीक्षण। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि टिटेनस नामक रोग निम्न में से निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों टिटेनस नामक रोग को हम लोग लाकजा नाम से भी जानते हैं। क्या है, टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों लॉकजा। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्लेग दोस्तों, प्लेग पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू ज्वर में से जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा प्लेग। प्लेग दोस्तों चूहों के काटने से होता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू ज्वर में से जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है वह है दोस्तों हमारा प्लेग। तो प्लेग किसके काटने से होता है, तो याद रखिए प्लेग दोस्तों हमारा चूहों के काटने से होता है। अगला दोस्तों कह रहा है दोस्तों हमारा वायु द्वारा। ठीक है, तो सही सुमेल है, वायु द्वारा हमारा होता है दोस्तों टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, वायु द्वारा होता है दोस्तों हमारा टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, और पानी द्वारा होता है दोस्तों कालरा या हैजा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है वायु द्वारा होता है हमारा टीबी, क्या है दोस्तों, वायु द्वारा होता है हमारा टीबी, और पानी द्वारा होता है दोस्तों हमारा कालरा या हैजा, कालरा या हैजा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो लाके कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, इसका बाकी जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों उसको हम लोग एक वीडियो और लाके पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग इन पॉइंटों को रिवीजन कर लीजिएगा। सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में सारे पॉइंट दोस्तों ये पूछे गए हैं। ठीक है, और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी दोस्तों ये सारे पॉइंट, इनमें से पॉइंट जो दिए गए हैं वो पूछे जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो से आप लोग सारे पॉइंटों को रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।